गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधवबाग। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। तो आज ये हार्ट अटैक जो हमारा टॉपिक है ना, ये सिर्फ हार्ट हेल्थ के रिलेटेड है। उसके बदले ये ज्यादा तो लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड भी है, क्योंकि हार्ट अटैक में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। क्या आपको ये स्टैटिस्टिक्स पता है? इंडिया में हर साल 24% डेथ्स जो होती है वो हार्ट अटैक के कारण होती है। मतलब 4 में से 1 व्यक्ति जो है हार्ट अटैक की वजह से वो उसकी जान जा रही है। तो क्या आपको पता है कि अगर हमारे लाइफस्टाइल में अगर ये रातों रात नहीं चेंज होता, अगर हमने आज कुछ बुरा मतलब गलत खा लिया तो हमें कल हार्ट अटैक आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम बहुत सारे सालों से स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर कुछ गलत खान पान कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है हमारी, तब हमें ये सारी तकलीफें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सारी तकलीफों से बचा जा सकता है, हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आइए इस बारे में हम आज जानकारी लेते हैं हमारी माधवबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर से, डॉक्टर अर्चना वाजगे से, जो हमारी माधवबाग में पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही है और आज तक उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। 1 मिनट, हाँ। नमस्ते। ओके। तो मैम, जैसे कि आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। तो मुझे आपसे सबसे पहले तो ये पूछना है कि एग्जैक्टली हार्ट अटैक मतलब क्या होता है? हार्ट में ऐसी कौन सी गड़बड़ हो जाती है कि उसके वजह से डायरेक्टली हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है पेशेंट को? हाँ, अगर हम सोचेंगे कि एक जो हमारा एक बेसिक ऑर्गन है जो हमारे जिंदगी के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हमारे जन्म से भी पहले जन्म होता है, तो ये जो हार्ट अटैक होता है, वहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम होती है ऐसे है कि जो कंटिन्यूअसली पंपिंग का काम करने वाला, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करने वाला जो हमारा हार्ट होता है, उन मसल्स को किस वजह से खून का सप्लाई कम मिल जाता है। अभी हम किस वजह से बोलने से अच्छा रहेगा कि खून की एक गुठली बन जाती है हमारे शरीर में किसी भी जगह पे, और वो फ्लो के साथ आकर जब हमारे कार्डियक मसल को सप्लाई करने वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे अगर अटक जाती है, और वो अटकने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होता है ब्लड का, तो वो रुक जाता है। और वो रुकने की वजह से जहां पे वो खून की गुठली अटकी पड़ी होती है और उसके आगे का जो सप्लाई कम हुआ रहता है, तो वहां के मसल्स डैमेज होते हैं, और वो जो कहलाता है उसे हम हार्ट अटैक कहलाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों में ऐसे दिखाई देता है हमें कि ये जो खून की गुठली होती है, ये हमारे हार्ट की तरफ ना जाते हुए, मतलब ये खून की गुठली नॉट नेसेसरी कि हमारे हार्ट में ही बनी हो, वो हमारे शरीर के किसी भी जगह पे बनी हुई होती है। क्योंकि हमारा जो ब्लड वेजल्स का अंदरूनी लेयर होता है, जिसे हम मेडिकली कहते हैं एंडोथेलियम, तो ये एंडोथेलियम जब डैमेज होता है और ये खून की गुठली जब बनती है, वो फ्लो के साथ अगर किसी भी ऑर्गन की तरफ जाती है तो वो वहां पे अटैक करवाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एंडोथेलियम कितना डैमेज होता है और वो खून की गुठली बनना। हम जनरली देखते हैं कि ये खून की गुठली हमारे ब्लड फ्लो के साथ, मतलब हमें कट जाता है तो बाहर फ्लो हो जाता है, और वो कंटिन्यूअसली ना हो इसलिए हम दबाते हैं, या फिर इंटरनली ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो ब्लड फ्लो रोक देते हैं। तो एक्चुअली कहेंगे तो ये जो प्रोसेस होती है क्लॉटिंग की, यह हमारा एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमें मददफुल होता है, लेकिन गलत जगह पे बनकर गलत जगह पे अटकने की वजह से हमें ये हार्ट अटैक आता है। मेन जो रीजन है, ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी। आपको जो ब्लड क्लॉट जो फॉर्म हुआ है वो हार्ट के आर्टरीज में हुआ है, वो बॉडी के किसी भी आर्टरी में अगर फॉर्म हुआ है तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो हार्ट के पास गया ब्लड सर्कुलेशन है तो। ओके। तो मैम, ऐसा कहा जाता है कि मेंस में हार्ट अटैक का जो प्रमाण है वो ज्यादा है वुमन के मतलब रेशो से। तो क्या ये सच है या फिर ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि मिथ है ये? हाँ, नहीं, ये हम कहेंगे तो ये 50% सच है। क्योंकि अर्ली एज में, जैसे कि अगर हम सोचेंगे कि यंग एज में, जब तक कि मेंसेस चल रही या प्री मेनोपॉजल एज में, फीमेल्स कंपैरेटिवली मेल से हायर रिस्क में नहीं रहती है, वहां पे मेल ज्यादा रिस्क में रहते हैं।
यहाँ पे और एक बात होती है मेल में रिस्क ज्यादा होने की, जैसे कि स्ट्रेस लेवल होती है, एडिक्शंस होते हैं, जैसे स्मोकिंग रहेगा, टोबैको रहेगी, अल्कोहल रहेगा। साथ साथ में लाइफस्टाइल होती है, जो कि खाने पीने की बातें होती है, नींद ठीक से नहीं होती है। तो इसकी वजह से अर्ली एज में मेल्स में हमें ज्यादा रिस्क दिखाई देती है। अगर अगर हम सोचेंगे कि आफ्टर मेनोपॉज, जहाँ पे हमारे की इस्ट्रोजन की जो हेल्प होती है कार्डियोवास्कुलर प्रिकॉशन के लिए या प्रिवेंशन के लिए, तो वो कम हो जाती है। और पोस्ट मेनोपॉजल हमें ये भी दिखाई देता है कि वहां पे फीमेल्स ज्यादा प्रोन होती है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पे ये आधा आधा सच है कि मेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क में रहते हैं इन अर्ली एज, एंड इन ओल्डर एज हमें ये दिखाई देता है कि दे आर इक्वली इन हाई रिस्क। मतलब जब तक मेंसेस है वुमेन में तो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस चालू रहती है, तो इसलिए उनके हेल्थ के लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज हो सकता है, इक्वली चांसेस है मेन और वुमेन में। ओके। तो मैम ऐसे कौन से अर्ली साइंस होते हैं हार्ट अटैक में जो हमें पता चल सकता है कि अब इसको मतलब हार्ट को अभी खतरा है ओके, अटैक का? जनरली अगर हम देखेंगे कि हार्ट का जो बेसिक काम होता है, वो होता है कि शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए सारे शरीर को खून का सप्लाई करना, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस खींच कर ले आना। अभी दिक्कतें हमें ये अर्ली साइंस में ये दिखाई देती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो जो चीज आप कुछ दिन पहले आसानी से कर पा रहे थे, तो अभी वो करने में दिक्कत आती है, इन द सेंस ऑफ हमें चेस्ट पेन होना फील होता है कुछ चलने के बाद, सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें चेस्ट पेन होता है, रुकने के बाद कंपैरेटिवली वो निकल जाता है। हेवीनेस फीलिंग होती है, सीने पे भारी भरकम वजन रखा हुआ है, ये वाला फीलिंग होता है। अगर रेस्ट करते हैं तो निकल जाता है। सांस लेने में दिक्कतें होती है, चलने के बाद ब्रेथलेसनेस फील होता है, रुकेंगे रेस्ट करेंगे वापस से नॉर्मल हो जाता है। जो चेस्ट पेन होता है वो स्पेसिफिकली एक जगह पे ना होते हुए, वो हमें रेडिएट होते हुए दिखाई देता है। मतलब वो एक जगह पे शुरू होता है, वो नेक की तरफ आता है, वो जॉ की तरफ आता है, वो हाथों में निकलता है, पीठ में जाता है। कई लोगों में हमें ऐसे भी दिखाई देता है कि वो पेट में भी दर्द करवाता है। साथ साथ में ऐसे होता है, नौशिया फीलिंग होता है किन लोगों में, किन लोगों में ऐसे होता है कि लाइट हेडनेस फीलिंग रहता है, या फिर कोल्ड स्वेटिंग। ये भी बात हमें दिखाई देती है कि अर्ली साइंस में अगर हम इन बातों के ऊपर ध्यान दें, इन्हें इग्नोर ना करें और सही टाइम पे मेडिकल हेल्प लेते हैं, तो हम अटैक से पहले ही हमारे हार्ट को कुछ सेफली अच्छा कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, और हार्ट अटैक जैसी जो चीज हमारे जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, उसे रोक सकते हैं। आपने ये तो बहुत अच्छे से हमें बताया कि जो हम डेली रूटीन में जो चीजें करते हैं, तो वो कुछ करने में मुश्किलें आने लगती है, और अगर इसके लिए अगर हमने ये डिटेक्ट कर लिया और हार्ट का चेकअप कर लिया तो इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। बहुत बार तो ऐसे होता है कि लोग इन चीजों को नजरअंदाज इस तरीके से करते हैं। हाँ, मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूँ, तो इतना चलने के बाद तो सांस तो फूलेगी ही। हाँ, हाँ। अभी तो वजन भी तो बढ़ा है, तो सांस तो फूलेगी ही। हाँ, लेकिन रुकने के बाद तो मुझे अच्छा लगता है, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे खुद से ही वो एनालाइज करते हैं और इन चीजों को दुर्लक्षित कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत बार ऐसा होता ही है कि हम एक्टिविटी ही नहीं करते आजकल। हम्म। ओके। तो क्या मैम ये सही है कि अगर मुझे ब्लॉकेजेस है तो मुझे हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है? हाँ, अगर हम सोचेंगे कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जो हेल्दी है और एक व्यक्ति जिसके पास ब्लॉकेजेस है, जैसे हमने पिछले बार में कहा भी कि सिर्फ ब्लॉकेजेस यही प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन हाँ, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, खून देना, अगर ये देते वक्त हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं ये सिम्टम्स दिखने के साथ साथ में या फिर प्रिकॉशनरी भी, और हमें ये दिखाई देता है कि ब्लॉकेजेस होने के साथ में हमारे कार्डियक मसल्स का, मतलब हमारे हार्ट का ब्लड सप्लाई जो इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए, जो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वहां पे हमें डेफिशिएंसी फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई, इसमें अगर इम्बैलेंसिंग दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉकेजेस है वो हमारे हार्ट मसल्स को पुअर करते जाते हैं, वीक करते जाते हैं। और जैसे हमने पहले कहा कि अगर एक क्लॉट बन जाता है, वो अटक जाता है,
हा तो यो ऐसे चाललाय बघा तो. कंडी तो ऐसे कंडीशन में वो जो वीक हुए मसल्स है वो उस हार्ट अटैक को सह नहीं पाते हैं और डैमेजेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर ऐसे है कि हमारे पास ब्लॉकेजेस है, लेकिन हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके हमने हमारा कोलैटरल डेवलपमेंट किया है, हमने हमारा वेट अच्छा रखा है और हमारी स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल है, तो ये ब्लॉकेजेस भी हमारे हार्ट को दिक्कत नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे ब्लॉकेजेस है तो मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला है, अगर मैंने वो ब्लॉकेजेस पे काम किया तो मैं हार्ट अटैक से बच सकती हूँ? यस यस। ओके। तो मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि ब्लॉकेजेस यही एक रीजन नहीं है, तो ऐसे और कौन से कारण हैं जिनके वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है? ओके। और सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक ये कंडीशन है, और ये कंडीशन फॉर्म होने के लिए शरीर के अंदर कुछ बदलाव होते जाते हैं। और इन बदलावों के लिए जो सबसे प्रोन चीजें होती है, मतलब अच्छी बदलाव के लिए अच्छी चीजें, मतलब डिसीज के लिए, तो वो एक होती है कि अगर आप डायबिटिक है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ दवाइयां खा के आपकी शुगर को कंट्रोल कर रहे हो, आपको हाइपरटेंशन है मतलब बीपी की बीमारी है, और आप गोलियों के ऊपर आपके ब्लड वेसल्स का स्टिफनेस बढ़ते हुए ही आपकी गोलियों की मदद से आपके बीपी को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर वो अनकंट्रोल है। तीसरी बात, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पर है। चौथी बात, अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, और अगर आप ओबेस हो, तो इन पांच जो डिसीजेस है, इनकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। साथ साथ में हम सोचेंगे कि ये कोई भी बीमारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो लाइफस्टाइल है वो उतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। उसमें मैं खाना ठीक से नहीं खाता हूँ, टाइम पे नहीं खाता हूँ, गलत खाना खाता हूँ। दूसरी बात होती है कि मुझे कुछ आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये वाली बातें। मैं टाइम पे सोता नहीं हूँ, मैं नाइट शिफ्ट बहुत दिनों से कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। तो ये सारी बातें भी इन बीमारियां ना होने के वजह से भी मुझे हार्ट अटैक आने के लिए मदद करती है। हम अगर देखेंगे तो अभी हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो गलत लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसकी वजह से यंग एज में हार्ट अटैक बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जिन लोगों में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना होते हुए भी हार्ट अटैक आ रहा है, और उसका ये जो बेसिक कारण है, ये हमारा गलत लाइफस्टाइल ये आ रहा है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो ही आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ही प्रॉपर नहीं है, आप ठीक से डाइट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसके वजह से भी आपको हार्ट अटैक की तकलीफ हो सकती है। तो मैम मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स पूछना था कि ऐसा स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जितने भी हार्ट अटैक जिन लोगों को होते हैं, उनमें से 21% जो हार्ट अटैक वाले लोग होते हैं उनकी तुरंत डेथ हो जाती है, और जो 40% होते हैं उन्हें बहुत मतलब सीवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जो 40% रिमेनिंग है उनमें कुछ भी सिम्टम नहीं होता, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता इवन कि उन्हें हार्ट अटैक आके गया है। तो जो 40% जो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं चला कि मुझे हार्ट अटैक आके गया है, बाद में किसी टेस्ट में वगैरह उन्हें पता चला कि अभी उनको आ गया था, तो ऐसा क्यों होता है? उनका हार्ट इतना स्ट्रांग है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से उनका हार्ट इतना अच्छा है? इसमें हम दो पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना जरूरी समझेंगे। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है, अ, आवाज आ रही है ठीक से? यस यस। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप डायबिटिक हो या फिर कुछ नर्वस प्रॉब्लम होती है, तो अटैक आते वक्त जो पेन महसूस होता है, वो पेन ही ब्रेन तक नहीं जाता है, और उसे हम साइलेंट अटैक कह देते हैं। कि अटैक आ चुका, हार्ट ने हेल्प के लिए पेन हो गया, हार्ट ने हेल्प मांगी, लेकिन वो हेल्प मांगना जो था वो हमारे दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, और हम हेल्प ना ले पाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हार्ट आ गया है, हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन उस वक्त वो जो पेन बेरिंग कैपेसिटी थी या फिर हार्ट मसल्स की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी। यहाँ पे बात ऐसी बनती है कि ब्लड क्लॉट होने के बाद हमारे शरीर में और एक अच्छा मैकेनिज्म होता है कि खुद ब खुद उस ब्लड क्लॉट को रप्चर कर देना, ताकि जो मसल्स को सप्लाई नहीं मिला था वो नेचुरली हीलिंग प्रोसेस होती है। दूसरी बात होती है कि जब वो क्लॉट अटक जाता है, तब बहुत सारे कैपिलरीज होती है जो वहां पे
एक्स्ट्रा रिजर्व ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर देती है, उन मसल्स का डैमेजिंग रोक देती है, उन मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से अटैक आने के बावजूद भी मसल्स डैमेज नहीं होते हैं, ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, आगे पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, और पेशेंट को खुद को ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसे हार्ट अटैक आ चुका था। हम जनरली 4 कैटेगरीज करते हैं। एक, जैसे आपने कहा कि तुरंत डेथ हो जाती है, वहां पे टाइम ही नहीं मिला, ब्लड क्लॉट था, उसने वो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं दिया, उन मसल्स ने काम करना छोड़ दिया। दूसरे, जिनको हमने मेडिकल हेल्प बहुत ही जनरली दे दी। और तीसरे, जिनको पेन हुआ था लेकिन वो इतना सिवियरिटी में नहीं था कि जाके पूछ के आए। बहुत बार ऐसे होता है कि सीने में जलन होती है, गैसेस फॉर्मेशन होता है, और लोग कहते हैं कि ये बिकॉज ऑफ एसिडिटी हुआ है, ये बिकॉज ऑफ जो गैसेस बने थी उसकी वजह से हुआ है। उस साइन को, उस सिम्टम्स को हम समझ ही नहीं पाते कि वो अटैक था। और कभी कभार हम जब भी जाते हैं कुछ टेस्ट करने के लिए, और हमें फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका ईसीजी में कुछ गड़बड़ है, वो अटैक आ चुका था, इसका था। तो ये वाली बात दिखाई देती है। बेसिक यहाँ पे और एक चीज वर्क होती है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आप फिजिकली एक्टिव होते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, आपके खान पान में अच्छी चीजें हैं, जैसे कि आपके खाने में फल है, सब्जियों का प्रमाण ज्यादा है, तो इन लोगों में हमें ये दिखाई देता है, कोई एडिक्शंस नहीं है तो इन लोगों में हमें ऐसे दिखाई देता है कि हार्ट अटैक को हैंडल करने की जो कैपेसिटी हमारे मसल्स की होती है वो अच्छी होती है। अगर हमें ये समझना है कि मेरे हार्ट हार्ट की वो कैपेसिटी कैसी है, वो हार्ट अटैक को हैंडल करने के लिए, वहां सर्वाइव होने की पॉसिबिलिटी हमारे हार्ट की कितनी अच्छी है, तो हमें ये VO2 मैक्स की जो वैल्यू होती है वो पता होनी जरूरी होती है। जनरली हम जब स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं तो हम ये VO2 मैक्स, ये वैल्यू को ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर इन केस मेरे शरीर में ऐसी खून की गुठली बन भी जाए, तो उस खून की गुठली को मेरे मसल्स को डैमेज करने का चांसेस कम से कम मिले, और मुझे कम से कम हार्ट डैमेज होते हुए सर्वाइवल चांसेस कैसे बढ़े। जब हम स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे हमें ये VO2 मैक्स समझ में आ जाता है। अगर VO2 मैक्स की वैल्यू आपकी 30 ml पर केजी पर मिनट से ज्यादा है, तो वहां पे आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो 40% जो लोग हैं इवेंचुअली उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है कि उनके हार्ट ने खुद ही उनकी हार्ट की हेल्प की है कि वो जी। ब्लॉक अगर हो भी गया तो वो रप्चर कर दे। हम्म। ओके। तो जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट बहुत अच्छी होती है कि अगर आपको जानना है आपकी हार्ट हेल्थ कितनी अच्छी है, तो क्या हमारे पेशेंट को आप बताएंगे कि ये स्ट्रेस टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है और उसके क्या फायदे हैं हार्ट हेल्थ के बारे में? और जनरली हम कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो ड्यूरिंग इनिशियल मैम सिम्टम्स मेरा हमें एक ड्यूरिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज, है। ड्यूरिंग एक्सर्शंस दिखाई देते हैं। हमें जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एक्सर्शन हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जब टेस्ट करने जाते हैं डॉक्टर के पास तो हम एक ईसीजी करवा के आते हैं, ईसीजी नॉर्मल है कहकर हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब मुझे तकलीफ होती है तो वो चलते वक्त हो रही है, तो ऑब्वियसली मेरी टेस्ट भी चलते वक्त होनी चाहिए। तो स्ट्रेस टेस्ट ये एक ऐसी टेस्ट होती है जब आप ट्रेडमिल मशीन पे फिजिकली एक्टिव होते हुए चलते हो, और साथ साथ में आपका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम ये टेस्ट दो पर्पज से करते हैं। एक तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये डायग्नोस्टिक पर्पज से, और मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, या इन दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ, ये समझने के लिए प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव एक्शन से। अगर हम देखते हैं कि अगर मैं चलता हूँ और मुझे कुछ तकलीफ होती है, मुझे सांस फूलती है, मेरा चेस्ट पेन होता है, तो ऑब्वियसली ये डायग्नोस्टिक वे में जाएगा। वहां पे हम देखते हैं कि आपका ईसीजी कैसे आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि मुझे ये कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मेरा हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट के लेवल पे जा रहा है, टारगेटेड हार्ट रेट अचीव कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे अलग तरीके से हेल्प की जरूरत होती है। दूसरी बात होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बीपी इतना रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये अलग अलग, हार्ट रेट बढ़ना, बीपी बढ़ना, ईसीजी में बदलाव लाना। अगर मुझे तकलीफ भी नहीं है लेकिन मेरा ईसीजी कुछ एबनॉर्मल बात कर रहा है, तो भी हम प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकते हैं। और ऑब्वियसली मुझे तकलीफ भी है और मेरा ईसीजी भी गलत आ रहा है,
तो वहां पे हमें ट्रीट होने के लिए ज्यादा अच्छे से मदद होती है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, और जब हम ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हुआ भी हमें दिखाई देता है। तो स्ट्रेस टेस्ट इज एक्चुअली द फंक्शनिंग टेस्ट जो आपको आपके हार्ट के बारे में सही बात बतलाती है। भी आपने बहुत अच्छे से हमें स्ट्रेस टेस्ट एक्सप्लेन की, उसके यूजेस क्या है, हमारी हार्ट हेल्थ हमें कितने अच्छे तरीके से पता चल सकती है स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से, ये भी आपने हमें बताया। तो मैम, अगर मुझे डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर वजन मेरा ज्यादा है, तो ऐसा तो बोलते हैं कि डायबिटीज में भी, डायबिटीज ये भी एक साइलेंट किलर है, इसमें भी कभी आपको हार्ट अटैक आ जाए आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे पेशेंट में भी स्ट्रेस टेस्ट उतना ही जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे पेशेंट में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि हमने जो असिम्टोमेटिक हार्ट अटैक देखा कि जिसमें हमें सिम्टम समझे ही नहीं, तो डायबिटिक पेशेंट में ये असिम्टोमेटिक कंडीशन होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। नर्व्स डैमेजिंग वहां पे ज्यादा होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो उसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट ने उनकी हेल्थ को कंसिडर करते हुए मैं कहूंगी कि उनका एक रूटीन होना चाहिए, उतना उनका एक रूटीन होना चाहिए टेस्ट के लिए। और उसमें ये स्ट्रेस टेस्ट सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि डायबिटिक होने की वजह से ब्लड वेसल्स के ऊपर जो हमने पहले भी बात किया, जो एंडोथेलियम होता है, तो शुगर बढ़ने की वजह से वो एंडोथेलियम कितना डैमेज हुआ रहता है, और वहां पे वो डैमेज होने की वजह से क्लॉटिंग ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। और ये पेशेंट हमेशा हाइयर रिस्क में रहते हैं। साथ साथ में हम जो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये भी आपके एंडोथेलियम को डैमेज करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, मतलब जो भी हमारा रिपेयरिंग, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग, वो तो हमारा रिपेयरिंग मोड रहता है। लेकिन फिर भी जब वो गलत लेवल पे जाता है, वो एबनॉर्मली बढ़ता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे ब्लड वेसल को, एंडोथेलियम को डैमेज करता है, वहां पे क्लॉट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है, वहां पे ब्लॉकेजेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। और ये सारी बातें होते हुए बढ़ने के बाद कुछ करें, इससे अच्छा होता है कि वो हमारे शरीर को ज्यादा तकलीफ ना देते हुए प्रिकॉशनरी हम हमारे हार्ट को कुछ अच्छा रखें, और हम कहीं प्रॉब्लम में फंस तो नहीं रहे हैं ना, ये जानने के लिए स्ट्रेस टेस्ट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर करना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, मुझे कुछ डिजीज है तो ही मैं स्ट्रेस टेस्ट करूं? अगर मैं मतलब अभी 20+ हूँ या फिर 18+ हूँ और नॉर्मल हूँ, तो फिर भी मेरा हार्ट हेल्थ कैसा है ये चेक करने के लिए भी स्ट्रेस टेस्ट कर सकती यस, जैसे हम देखते हैं ना कि हम एक बेसिक गाड़ी भी खरीद लेते हैं, तो भी उसमें प्रॉब्लम होने के बाद हम नहीं जाते हैं उसे सर्विसिंग करने हूँ। के लिए, हम डिफाइन करके लेते हैं इतना किलोमीटर होने के बाद हमें सर्विसिंग करवानी है, ताकि हमारे बड़े जर्नी में, हमारे लंबे जर्नी में वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो इट इज लाइक कि हम अपना स्क्रीनिंग करवा लें, हम हमारे छोटे छोटे डिवाइस भी होते हैं तो भी उसका एक बेसिक सर्विसिंग करवा लेते हैं। तो ये तो हमारा हार्ट है, तो ऑब्वियसली इसका हर साल में एक बार एटलीस्ट वो अच्छा काम कर रहा है, हमें उसे कुछ मदद देने की जरूरत है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैम, अगर मैंने स्ट्रेस टेस्ट अभी करवाई और उस स्ट्रेस टेस्ट में अगर मेरी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ गई, तो आप मतलब माधव बाग में किस तरह से ट्रीट करते हो ऐसे पेशेंट्स को, अगर मेरी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है तो? और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले कि आपको कुछ तकलीफ है या नहीं है। मतलब स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे आपको चेस्ट पेन है, डिस्निया है, चलते समय सांस फूल रही है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है या नहीं है। अगर सिम्टम्स है तो हमें उसे अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो हमें इसे प्रिकॉशनरी ट्रीट करना जरूरी है। हम ये देखेंगे कि साथ साथ में आप एनीमिक नहीं होना, आपका खून तो कम नहीं हुआ है ना कि जिसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव है, न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी नहीं है ना, ये हम देखेंगे। और अगर ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपके शरीर में वजन बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो एसोसिएटेड जो भी डिसीजेस होते हैं, एसोसिएटेड जो भी कंडीशंस होती है, तो उन्हें ट्रीट किया जाता है। अभी ये जो ट्रीटमेंट लाइन होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हमने देखा कि सबसे पहला रीजन आता है कि हमारा गलत लाइफस्टाइल। तो आपके साथ हमारे डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आप कैसे रूटीन आपका फॉलो करते हो, उसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसके बारे में बता देते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो सिम्टमेटिक है, कि हाँ उनमें प्रॉब्लम है, उन्हें वो समझ रहा है कि ये होने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है,
तो उनके लिए हम अलग अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हमारी पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होती है। साथ साथ में हमारा डाइट होता है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरी बात होती है कि आपको अच्छा सा एक्सरसाइज कौन सा करना चाहिए। बहुत बार हमें ये समझता नहीं है कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो एक्सरसाइज आपको बताया जाता है, कुछ दवाइयां होती है उन्हें दिया जाता है, और इन सारी बातों का एक प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। आपने टेस्ट शुरू की थी, आपको प्रॉब्लम था, आपने टेस्ट करवाई, आपके टेस्ट में प्रॉब्लम दिखा, ट्रीटमेंट के बीच बीच में आपकी इंप्रूवमेंट चेक की जाती है। ऑब्वियसली आपको वो सिम्टोमेटिकली दिखती है, लेकिन फिर भी हम आपके रिपोर्ट्स भी चेक करते जाते हैं कि जैसे हमने पहले स्ट्रेस टेस्ट में दिक्कत देखी थी, तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, आपका प्रॉब्लम कहाँ से होता है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। और अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें बदलाव करने के बाद भी आपके शरीर में, आपके हार्ट में बड़े बदलाव हमें दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में आपका कंसल्टेशन होता है, कुछ मेडिसिन होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी आ रही है? यस, अभी आ रही। ओके। तो बेसिकली आपके सिम्टम्स है और सिम्टम्स नहीं है, इस दो तरीके से एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट और एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशन, इन दो लेवल पे इस टेस्ट को या फिर इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। बेसिक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हम ये पंचसूत्री का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी पंचकर्मा की ट्रीटमेंट, आपके मेडिसिन कुछ होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, साथ साथ में इन सारी चीजों का एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है, और साथ में होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, क्योंकि ब्लॉकेजेस बनना, टेस्ट पॉजिटिव आना, ये सारी जो बातें हैं वो शुरू होती है हमारे खाने से। तो ऑब्वियसली वहां पे हम बहुत ही ज्यादा फोकस हो जाते हैं। जैसे कि मैम आपने अभी बताया कि अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो अलग ट्रीटमेंट की जाती है, और अगर सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। मतलब आपका ब्लड प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आप एनीमिक हो सकते हो, आपको उतना ज्यादा आप में ब्लड नहीं है, या फिर कुछ विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो जैसे कि आपने अभी माधवा के ट्रीटमेंट में मेंशन किया कि पंचकर्म वगैरह किया जाता है, तो ये क्या आप एक्सप्लेन करोगे हमारे पेशेंट को कि पंचकर्म और डाइट एग्जैक्टली मतलब कैसे वर्क करता है ये सारी ट्रीटमेंट में और रिवर्सल में आपकी डिजीज के। अगर हम देखेंगे कि हमें हमारी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, हमें ब्लॉकेजेस है, या फिर हमें ऐसे डिसीजेस है जिसकी वजह से हमारा हार्ट प्रॉब्लम में आ रहा है, तो ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक हम किसी भी डिसीज डिसऑर्डर का जो बेसिक रीजन है वहां पे काम नहीं करेंगे, तो हमें वहां पे अच्छे बदलाव नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो डाइट होता है, तो बेसिकली ब्लॉकेजेस बनने में जो पैथोलॉजी होती है उसे रिवर्स करने का ये डाइट होता है, और जिसमें हम बहुत ज्यादा जो हमारे फाइबर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे फैट्स होते हैं जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए मदद करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में जो लो कार्ब होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उसे कम करने के लिए मदद करता है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो डाइट होता है, इसमें प्रोटीन्स की वैल्यू अच्छी होती है, तो ओवरऑल मिला के अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम अच्छे से समझेंगे कि ब्लॉकेजेस क्यों होता है, टेस्ट क्यों पॉजिटिव आती है, तो वहां पे हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर का जो एंडोथेलियम होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसे रिवर्स करने के लिए हमारा डाइट होता है। अभी यहाँ पे भी हम डाइट के अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास 4 तरीके के डाइट होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम हर एक पेशेंट में अलग अलग डाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो रिवर्स डाइट बॉक्स होता है वो स्पेसिफिकली हम जो ब्लॉकेजेस के पेशेंट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके हमारे पास हमने रिसर्च भी किया हुआ है कि जिसमें हमें रिजल्ट दिखाई देते हैं कि उसमें ब्लॉकेजेस कम होते हैं। और ब्लॉकेजेस बनने में जो पैथोलॉजी होती है जहाँ पे हमें फ्री रेडिकल्स दिखाई देते हैं, तो उन्हें कम करने के लिए हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसका इसमें मात्रा बढ़ाई जाती है। वो हमारे खाने के माध्यम से हमारे ब्लॉकेजेस को कम करने में, हमारे टेस्ट को निगेटिव करने के लिए मदद करती है। अभी जो हमने देखा कि जो सप्लाई ही कम पड़ रहा था, हमारे मसल्स को जितनी रिक्वायरमेंट थी उनकी, उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा था, तो वहां पे हमें मदद होती है हमारे पंचकर्मा के ट्रीटमेंट की। पंचकर्मा के ट्रीटमेंट में जनरली हम स्नेहन, स्वेदन और पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्नेहन मतलब सेंट्रीपिटल ओलिएशन होता है,
हमारे शरीर के अंदर जो खून खींचने का काम हमारा हार्ट करता है, तो वहां पे एक हेल्प दी जाती है मेडिकेटेड ऑयल से। और सेंट्रीपिटल ओरिएशन, पैरों से लेकर गर्दन तक का ऑयल मसाज किया जाता है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन होते हैं, हमें पता है कि हमारा स्किन ये सबसे बड़ा ऑर्गन है और उसमें से मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो एब्जॉर्प्शन वहां पे हो जाता है मेडिसिन का, वो आपके खून में घुलकर आपके शरीर की ब्लड वेजल्स के अंदर वो काम करना शुरू कर देता है। स्वेदन, जो वहाँ के हम मेडिकेटेड जो क्वाथ होता है, जो काढ़ा होता है, उससे स्टीम दी जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो अननेसेसरी जो भी और टॉक्सिन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, उसे स्किन के माध्यम से स्वेटिंग की वजह से बाहर निकाला जाता है। हमें पता है कि शरीर के बाहर निकलने की हमारी 3 वेस्टेज होते हैं, तो उनमें से स्वेट ये सबसे बड़ा स्किन ऑर्गन को इस्तेमाल करते हुए वो स्वेटिंग करवाया जाता है। तीसरी इसकी वजह से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मेरा तो कुछ सवाल है। 1 मिनट, हाँ सर, 1 मिनट, मैम फिर यस। से ज्वाइन कर रही हैं, आप फिर पूछ ओके। सकते हो। ओके ओके, थैंक। अरे यार। हेलो। हाँ मैम, आपकी हेलो। आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? यस। हाँ हाँ। हेलो। आवाज आ रही है ना अभी? यस मैम, यस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम बात कर रहे थे कि हमारी ट्रीटमेंट कैसे वर्क हो जाती है। हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, ठीक है। जनरली हम जब देखते हैं कि पंचकर्मा की जो ट्रीटमेंट होती है, तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि पंचकर्मा में हम 3 प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेंट्रीपिटल ओरिएशन, जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल से पैरों से लेकर गर्दन तक का ऑयल मसाज करवाते हैं, जिसकी मदद से हमें ये दिखाई देता है जो भी हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन की, उसकी मदद से जो मेडिसिन होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन शरीर के अंदर हो जाता है, उस ब्लड के थ्रू वो हमारे ब्लड वेजल में से आगे जाते हुए हमारी ब्लड वेजल को हील करने का काम करता है। दूसरी बात होती है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हुआ है या फिर जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट जमा हुआ होता है, तो उसे स्टीम दिया जाता है मेडिकेटेड क्वाथ से, और जिसकी मदद से स्वेटिंग आकर हमारे ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो जाती है। इसके साथ साथ में जो भी हमारे ब्लड वेसल का स्टीफनेस होता है वो कम करने के लिए हमारी ये पंचकर्मा की मदद मदद करती है। तीसरी बात होती है हमारी, जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं और एनल रीजन से शरीर के अंदर उसे भेजा जाता है।
ये काम जो होता है वो सबसे जल्द हो जाए, कम टाइम में हमारे शरीर के अंदर ये दवाइयां असर करें, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो दवाइयां होती है वो हमारे ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो काम होता है उसे अच्छा करने के लिए मदद करती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ कम हुआ दिखाई देता है, तो वो बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट मदद करती है। तो हमने एक जगह पे काम किया कि जो हमारा हार्ट का सप्लाई कम हुआ था उसे बढ़ाने के लिए हमने पंचकर्मा की हेल्प करवा ली, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स का जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होने के लिए मदद हो गई। और जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो भी अननेसेसरी थिंग्स शरीर के अंदर जमा हुई रहती है, तो उसे कम करने के लिए हमने एक अच्छा डाइट फॉलो करने के लिए आपको एक डाइट का प्लान जो हमारे बॉक्स में होता है, जो विद गुड फाइबर्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट्स, और साथ साथ में मॉनिटरेट किया हुआ कैलोरीज और कंपैरेटिवली कम कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के अंदर के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इस तरीके से दिया जाता है। ये तो पता चला कि पंचकर्म और डाइट कैसे वर्क करता है ये सारे प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये हम्म। अंदर से हील करने का काम करता है। तो मैम, जैसे कि डाइट और पंचकर्म के बारे में अभी आपने हमें जानकारी दी, तो ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जो हमें पेशेंट को आप बता सकते हो कि उन्हें हार्ट इश्यूज है या फिर डायबिटीज, कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो अभी डिजीज बढ़ने लगे हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और वजन बढ़ना वगैरह, तो इन सारे चीजों में वो कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? जनरली जो हम एक्सरसाइज कहेंगे तो वो अर्धशक्त्या व्यायाम, मतलब हमारी कैपेसिटी जितनी है उसके हाफ कैपेसिटी से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि हमें 5 तरीके के एक्सरसाइज करने जरूरी होते हैं, क्योंकि एक तो हमारे कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें हम चलना कहेंगे, साइकिलिंग कहेंगे, स्विमिंग कहेंगे, या फिर जॉगिंग कहेंगे, जिसमें हमारी हार्ट की धड़कनें बढ़ती है, हमारी थोड़ी सांस फूलती है, ये वाली एक्सरसाइजेस ये हमारे हार्ट के मसल्स को हेल्प करेगी। दूसरी बात होती है हमारी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, जो हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए मदद करेगी, जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करेगी, जहाँ पे हम प्राणायाम या फिर लंग्स एक्सरसाइज, पायरोमीटर एक्सरसाइज इनका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज होती है जहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग के बारे में कहेंगे, जहाँ पे हम योगा कर सकते हैं, कि जहाँ पे हम जो हमारे जॉइंट्स है, जो हमारे मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ हमें अच्छी रखनी जरूरी होती है। ऑब्वियसली फिजिकल हमारी एक्टिविटी होती रहेगी तो हमारा हार्ट अच्छा रहने वाला है। साथ साथ में जो हम जनरली भूल जाते हैं वो होती है हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसके बारे में जनरली हम ज्यादा ख्याल नहीं करते। तो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट एक्सरसाइज होती है, जिसका हमें हमारे रूटीन में यूज करना जरूरी होता है। जितनी हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग ज्यादा रहेगी, जितना हमारा मसल टोन अच्छा रहेगा, उतना हमारा शुगर लेवल्स कम रहने में मदद हो जाएगी। हमारी एक्सरसाइजिंग जो मसल्स होती है वो विदाउट हेल्प ऑफ इंसुलिन हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को कम करती है। तो जो भी डायबिटिक लोग होते हैं उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कहा जाती है। तो हमने देखा कार्डियो एक्सरसाइज, पल्मनरी एक्सरसाइज मतलब लंग्स की एक्सरसाइज, योगा, और साथ साथ में मस्कुलर एक्सरसाइज, और जो हमारे ब्रेन के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हम कहेंगे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स है, उनका कोऑर्डिनेशन रखने वाली जो बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है, तो उनका इस्तेमाल करना हमें जरूरी होता है। तो आपके डेली रूटीन के हिसाब से आप 1 घंटे का टाइम खुद के लिए निकालते हुए इनका कॉम्बिनेशन अगर बनाते हैं तो ये डेली रूटीन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये हमें जो एक्सरसाइजेस बताई मैम, यूजुअली कैसे होता है कि अगर हार्ट के पेशेंट्स में कि उनका ऑपरेशन वगैरह हो जाए, ब्लॉकेजेस का, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास, तो डॉक्टर मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन वगैरह जो हमारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो वो यूजुअली बोलते हैं कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो आप कम से कम एक्टिविटी करो, आप एक्सरसाइज वगैरह मत करो। तो माधव बाग में भी यही सजेस्ट किया जाता है या फिर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं? एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, इट शुड बी डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन, उन्हें पता होना चाहिए आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने सबसे पहले ही कहा कि अर्धशक्त्य व्यायाम, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है। जनरली हम माधव
में क्या करते हैं कि अगर आपकी सर्जरी भी हो चुकी है तो भी आपके हार्ट की कंडीशन क्या है, वो स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, वो पहले चेक की जाती है स्ट्रेस टेस्ट से या फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट से। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये जानते हुए आपको एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर आपको किसी वजह से, जैसे कि किन पेशेंट में फेल्योर होता है तो उसकी ईएफ कम होने की वजह से ऑब्वियसली उन्हें सांस फूलती है, चल नहीं पाते हैं, तो हम इनिशियली ऐसे कहते हैं कि आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज होती है, जहाँ पे हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी मस्कुलर एक्सरसाइज माइल्ड लेवल पे शुरू कर देते हैं, वैसे वाले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे ट्रीटमेंट आगे जाते हुए उनके एक्सरसाइज बढ़ाते हैं। एंड यू कांट बिलीव कि जो इनिशियली पेशेंट आता है 6 मिनट चलने की टेस्ट में भी वो चल नहीं पाता है, वो एट द एंड ऑफ 3 मंथ वो ट्रेडमिल पे 15 मिनट तक की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता है। तो एक्सरसाइज ना करना इसका मतलब है, ये हम जनरल पेशेंट को बताते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बच्चा 10वीं में फेल होने वाला है तो 9वीं में से ही उसे बाहर निकालो, तो दैट इज नॉट गुड। हमें एक्सरसाइज करनी है और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाते हुए आपको आपके रेगुलर लेवल पे लेके जाना, यही तो ऑब्वियसली उस सारे ट्रीटमेंट का बेस होता है कि आपकी जो डेली एक्टिविटी है, जो आपका डेली काम है, वो करते वक्त आपको कहाँ पे भी लिमिटेशंस ना रहे, आप आपका जीवन पूरी तरीके से जी पाए, आपका शरीर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए आपको फिट रहना है। तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी है और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाना है। एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आपको कोई भी मतलब तकलीफ है, अगर एक्सरसाइज करोगे, एक्टिविटी करोगे तो ही आगे जाके एक्टिव रह सकते हो, ऐसा हम कह सकते हाँ, हैं। करेक्ट। ओके। तो मुझे मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि अगर किसी को हार्ट अटैक, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसे हमारे सामने अगर कोई पेशेंट या फिर इंसान है जिसे सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे हार्ट अटैक आ सकता है, तो ऐसे समय पे कॉमन मैन क्या कर सकता है? मतलब वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि घर में वगैरह भी ऐसा हो सकता है हमारे रिलेटिव्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? राइट। ऑब्वियसली ये बात तो हमारे सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू आसपास कहाँ पे भी किसी को भी हार्ट अटैक इन दिनों में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एस्पिरिन करके जो टैबलेट होती है, तो वो हमारे शरीर हमारे घर में होनी ही चाहिए, जिसका आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। वो ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए उसकी बहुत मदद हो जाती है। सेकेंड थिंग, आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाना है, पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है। एंड थर्ड थिंग, अगर इस दरमियान ऐसे होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका ब्रीदिंग रुक जाता है, तो आपको सीपीआर आना चाहिए, जो हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं, जहाँ पे हम कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। तो ये वाली जो चीज होती है वो हमारे हम सबको बेसिक, ये हमारी बेसिक बात है कि हम सबको वो आनी चाहिए और घर में सबको आनी चाहिए। तो सीपीआर करना बहुत जरूरी होता है। जनरली 1 मिनट में 72 टाइम्स से भी ज्यादा अगर आप चेस्ट कंप्रेशन करते हो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हो, तो वहां पे सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अटैक एरिया टू हॉस्पिटल, ये जो बीच का जो टाइम होता है, इसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हुए ये चीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहां पे हमारे पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दे पाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज बताई कि हमारे यहाँ पे कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, और सीपीआर का नॉलेज बेसिकली सबको होना चाहिए। अगर आसपास भी किसी को ये तकलीफ हो तो सीपीआर की वजह से उसकी जान बच सकती है। ओके। क्वेश्चंस तो अभी खत्म हो गए हैं। अगर आपको इस वेबिनार से कुछ भी आपको डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैम आपको उसके आंसर जरूर देंगे। अनिल सर, अभी आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। Good evening. Am I audible? यस यस। हाँ। I really appreciate the session, the way you have explained. मेरा क्वेरी है कि एक्चुअली मेरे को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है. इट हैपेंड अबाउट 5 years बैक इन 2019. हम्म। तो मैं अभी मेडिकेशन पर हूँ, राइट, एज एडवाइज बाय माय डॉक्टर. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम्म। मेरे को अपना लाइफस्टाइल में और डाइट में क्या चेंज किया जाए जिससे कि मेरा मेडिकेशन, पहले तो क्वेश्चन है कि क्या मेडिकेशन मेरा कम हो सकता है. बिकॉज आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछें तो मॉर्निंग टू नाइट आई टेक अबाउट 7 8 8 टैबलेट्स आई टेक एवरी डे.
आफ्टर हम्म। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, क्योंकि हार्ट अटैक को 5 इयर्स हो गया है। तो अभी करीब 2 वीक्स बैक मैंने अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराया था। तो हम्म। उसमें 3-4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थे फॉर विच आई वाज रियली मोर वरीड। वन इज मेरा ईएफ है वो करीब 42% पर है हम्म। एज फार एज हार्ट इज कंसर्न, एंड ऑफ कोर्स हार्ट अटैक आया था। तो हम्म। अबाउट 30% हार्ट इज डैमेज्ड। हम्म। सेकंड चैलेंज इज कि मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है विच इज ऑफ अबाउट 4 mm। हम्म। थर्ड चैलेंज इज किडनी में दिस सेट कि देर इज सम प्रोटीन लीकेज हम्म। थ्रू द यूरिन। तो हम्म। 1 2 3, चौथा ऑर्गन क्या होता है? लिवर, या हम्म। लिवर इज माय स्टेज 1 फैटी लिवर। ओके। तो आई वॉज क्वाइट वरीड फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, क्योंकि डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने स्टोन के लिए बोला कि हालांकि स्टोन बड़ा छोटा है, हम्म। एज ऑफ नाउ मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं है, वट एवर डॉक्टर आस्क मी, लाइक इन टर्म्स ऑफ वॉमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी नहीं है। तो दे सेड कि जब तक नहीं है, स्टोन छोटा है, तो यू कैन होल्ड इट। हाउएवर हम्म। इसका सॉल्यूशन इज द सर्जरी विल रिमूव योर गॉल ब्लैडर, एंड हम्म। फॉर fatty liver, I have to take the treatment, and of course, my kidney problem also I have to take the treatment. तो ओवरऑल when I was asking from myself, I think 2-3 रूट कॉज जो मुझे समझ आए इज कि मैं 10-12 टैबलेट पिछले 5 साल से ले रहा हूँ। आई एम श्योर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। हम्म। कैन दीज टैबलेट्स बी रिड्यूस्ड? एंड बी ऑफ कोर्स आई हैव टू रिड्यूस माय स्ट्रेस, आई हैव टू चेंज माय लाइफस्टाइल, प्लस आई हैव टू चेंज माय डाइट्स, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपसे मुझे गाइडेंस चाहिए। अब भी सॉरी, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू। No, that's okay, sir. Actually, yes, हम एक एक बारे में बात करेंगे सर। सबसे आपने बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत सारे लोगों के यही सवाल रहेंगे। एक तो 5 साल पहले आपको अटैक आ चुका था, उसमें जो डैमेज हुआ था उसका रिहैबिलिटेशन होना बहुत जरूरी होता है। अभी आपने 2D को देखा जिसमें आपका ईएफ काउंट 42% पे आया हुआ है। जनरली ईएफ वैल्यू होती है मतलब हमारा जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 50 to 60% इज कंसिडर एज अ नॉर्मल, 50 to 40 is considered as a moderate failure, and less than a 40 to 30 is a mild and less is severe. माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर ऐसे हम कंसिडर करेंगे। यू आर इन द 50 to 40 तो हम माइल्ड फेल्योर के कंडीशन में है। यहाँ पे सर आपको स्ट्रेस टेस्ट करवा के लेना जरूरी होता है कि आपके इस 42% के साथ में आपके हार्ट की फंक्शनिंग कैपेसिटी कैसे है ये इससे समझ में आ जाएगी। वहां पे उसकी कैपेसिटी बढ़ने के कुछ चांसेस है क्या वो भी वहां पे समझ में आ सकता है। सेकेंड थिंग होता है कि अगर आप ये 10-12 गोलियां आप बोल रहे हो ले रहे हैं तो इसमें जनरली कुछ ब्लड थिनर गोलियां रहती है, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां रहती है, साथ में आपको डायबिटीज बीपी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है? सो फार तो नहीं था, पर अभी जो मैंने शुगर टेस्ट कराए तो ऑब्वियसली तीनों टेस्ट किए उन्होंने। हम्म। एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग द रीडिंग वाज 98 which was normal, हम्म। and PP post lunch after 2 hours was 130 which is हम्म। also okay। बट मेरा HB1C which is even more important वो करीब 6.4 था, आई थिंक विच ओके। इज ऑन हायर साइड। राइट। So I consider myself pre-diabetic, whatever little understanding I have. यस, इट इज द प्री डायबिटिक लेवल। तो अगर हम देखेंगे कि पहला सवाल आपका कि आपकी ये दवाइयां कम हो सकती है क्या, तो यस ऑब्वियसली हो सकती है। सेकेंड थिंग कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे हमें पहले तो हमारे हार्ट की जो फिजिकल कंडीशन है जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है उसकी उसे जानना जरूरी रहेगा, जिसके लिए हमें स्ट्रेस टेस्ट आपने की भी रहेगी शायद, तो उसे स्ट्रेस देख। टेस्ट का मैम, एक्चुअली आई कार्डियोलॉजिस्ट वाज आल्सो अवेलेबल देयर हु डिड माय ECG एंड 2D इको। हम्म। सो स्ट्रेस टेस्ट ही सेड कि आप मत कराइए, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो तो सबसे पहले वो उसका रीजन देखना जरूरी रहेगा क्योंकि ईएफ ये बहुत एक ही वैल्यू आपने टूडी के बारे में बताई है। तो आपके हार्ट की मतलब हम एक एग्जांपल लेंगे सर, कि आप कैसे दिख रहे हो ये आपके एक फोटो से हमें समझ में आएगा। आपका एक छोटा वीडियो बना देंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि आप कैसे दिख रहे हो।
लेकिन आप कितना अच्छा काम कर सकते हो ये तो आपके ये वीडियो से, या फिर आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आपका आईक्यू कितना अच्छा है, ये तो आपके ये वीडियो से हमें समझ में नहीं आने वाला है। इससे हमें ये समझेगा कि आपके हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, आपकी आंखें ठीक से काम कर रही है। ये सारी चीजें आपकी ये टूडी इको से हमें समझ में आती है, जैसे हमने एक वीडियो से समझ में आती है। आपकी फंक्शनिंग कैपेसिटी कैसे है, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, ये हमें स्ट्रेस टेस्ट से समझ में आता है। तो जनरली मैं कहूंगी कि आपकी स्ट्रेस टेस्ट होना जरूरी है, ड्यू टू जो भी अटैक आ चुका था उसकी वजह से आपका हार्ट कितना प्रॉब्लम में है एक्चुअल फंक्शनिंग करते वक्त, वो समझना जरूरी होता है। तो वो एक बार हमें देखना जरूरी रहेगा। अगर किसी अलग वजह से वो नहीं हो सकता है तो वहां पे और भी चीजें होती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन लीकेज है यहाँ पे, हमारी किडनी जो प्रॉब्लम में आ रही है जिसकी वजह से लीकेज रहा है, तो हमारा जो डाइट होता है वहां पे हमें ये हेल्प मिलती है। जो हम कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं जिसकी वजह से भी हमें ये एसिड रिफ्लेक्स एंड एसिडिटी और उसकी वजह से ये एसिड स्टोन बन जाना, ये वाली चीजें आगे जाके दिखती है। फैटी लिवर होना, यहाँ पे भी हमें जो भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो भी फैट्स का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है, तो उसे रिमूव करके ये फैटी लिवर से हम फ्री हो सकते हैं, और आपकी जो दवाइयां हैं उससे भी फ्री हो सकते हैं। आप जहाँ पे भी है तो वहां के हमारे नजदीक के क्लिनिक में जाके अगर आप मिलते हो तो आपको स्पेसिफिकली आपके लिए क्या जरूरी है उसके बारे में ज्यादा अच्छे से गाइडेंस हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि आपके इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे को कोई गाइड करेगा? प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। डू यू हैव अ सेंटर? यस, वी हैव अ सेंटर इन मध्य प्रदेश ऑल्सो, बट आई थिंक ऐश्वर्या विल हेल्प यू। यस सर। और फर्स्ट इज, डू यू हैव अ सेंटर इन जबलपुर? मेरा पहला क्वेश्चन। यस यस है। मैं आपको जो एड्रेस है मैं एक लिंक सेंड करती हूँ ग्रुप पे कॉमन, जिन्हें भी आपको मतलब नजदीकी क्लिनिक में विजिट करना है माधव बाग के, उस लिंक पे जाके आप आपका लोकेशन डाल सकते हो, आपको नियर बाय क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ तकलीफ आ रही है या फिर नजदीक में क्लिनिक नहीं है तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अरेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप उस ग्रुप पे जो एडमिन है उस एडमिन पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज फाइन। I'll follow it. And Dr. Archana, can I consult with you over one to one on digital mode if या possible? वी कैन। Okay, I'll connect offline. Okay, thank you very much. हेलो मैम। यस, हेलो मैम। हम्म। हेलो। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए सर, बोला। क्या आवाज आ रही है? अब मेरा क्वेश्चन था मैम। हाँ पूछिए। मेरा 2D को भी क्लियर आया है, मेरा ट्रेस टेस्ट भी क्लियर आया है, और AVPM भी लगाया था वो भी क्लियर आया है, नॉर्मल आया है सब। लेकिन मेरा BP हाई रहता है मैम। ओके। हाँ। एबीपीएम के रिपोर्ट में भी आपका बीपी हाई दिखाई दे रहा है सर? नहीं नहीं, नॉर्मल है। माधव बाग की गोली लेता हूँ ना तो नॉर्मल रहता है। अच्छा, तो आपका सवाल क्या है? तो कब तक मेरा क्लियर हो जाएगा, मतलब BP नॉर्मल कब तक हो जाएगा वो? अगर सर आप एबीपीएम लगाने के बाद आपका एबीपीएम में रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, यस। और आप अगर माधव बाग ने बताए हुए तरीके से आपका लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप नॉर्मल हो। यस। नहीं, गोली कब तक मेरा छूटेगा कि गोली हमेशा लेना पड़ेगा माधव बाग का, वो मेरा नहीं सवाल। नहीं, अगर आप माधव बाग की गोली ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसका एक टेपरिंग प्रोटोकॉल होता है कि यस। जैसे हम इनिशियली जो दवाइयां लेते हैं तो वो यस। दवाइयां आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए होती है, वहां से यस। ट्रीट नहीं किया जाता, उसे कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अभी यस। जो आपको माधवबाग की दवाइयां दी रहेगी, तो जो भी यस। आपका प्रीवियस प्रॉब्लम था उसकी वजह से जो भी आपके इन्वॉल्व ऑर्गन रहेंगे तो उसे ताकत देने के लिए वो दवाइयां बहुत बार रहती हैं। आयुर्वेदा में दो तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है, एक होती है एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली ट्रीटमेंट, और यस। दूसरी होती है प्रॉब्लम हो जाने के बाद जो ऑर्गन वहां पे इन्वॉल्व होता है उसकी ताकत बढ़ाने वाली रसायन ट्रीटमेंट। तो अगर आप उस रसायन ट्रीटमेंट पे हो तो आपके डॉक्टर धीरे धीरे उसकी हेल्प भी आपकी कम करते जाएंगे। फाइनली यस। इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपके दो बेसिक दवा होनी चाहिए, एंड फर्स्ट यस। वन इज द डाइट एंड सेकेंड वन इज योर एक्सरसाइज। अगर आप यस। इन दो चीजों को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो
तो ऑब्वियसली आपको किसी भी दवा की जरूरत ना पड़े, यही माधव बाग की अपेक्षा रहती है। ओके ओके। तो आपके डॉक्टर ने जो भी आपको डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जो भी आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया रहेगा, उसे हर दिन फॉलो कीजिए, आपकी दवाइयां छूट जाएगी। ओके ओके। और चेस्ट पेन होते ही रहता है हमेशा बीच बीच में? अगर आपकी स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल है, अगर आपका टूडी नॉर्मल है, अगर आपके एबीपीएम नॉर्मल है, तो जो चेस्ट पेन होता है, देयर माइट बी अनदर रीजन, जैसे कि वहां पे विटामिन की कमी होने की वजह से भी हमारे मसल्स पेन करते हैं, यस। एसिडिटी होने की वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वहां पे देखना चाहिए कि इनमें से कोई दिक्कत है क्या। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच मैम। हाँ सोनल जी, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकती हो आप। बोल। बोला ना। बोला। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्कार मैडम। सब बोला। मैडम, मेरा नाम कुमार गायकवाड़ है। हाँ। मुझे काफी दिनों से शुगर की तकलीफ है। ओके। तो मैडम वो शुगर की वजह से मतलब मेरी हालत काफी दिन पर दिन ऐसी वीक होती जा रही है। मतलब ऐसा काफी दुबला पतला हो गया हूँ मैं। हम्म। तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैडम, मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। काफी मतलब जनरली ऐसे होता है कि डायबिटिक कंडीशन में शुरू के दिनों में हमारा वजन बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारी शुगर बढ़ती जाती है, हमारे शरीर के अंदर बाकी है ना। आई थिंक कोई तो और भी आवाज आ रही है, तो म्यूट किया। हाँ। डायबिटिक कंडीशन में ऐसे होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल में, मतलब ब्लड में शुगर का बाढ़ आ चुका है, और हमारे जो मसल्स है वहां पे पूरा सूखा पड़ा हुआ है शुगर का। तो हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो शरीर होता है, तो उससे रिक्वायरमेंट होती है शक्कर की काम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली खून से वो लेना उससे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे तो भारी पड़ा हुआ है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने की जो प्रोसेस होती है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से हमारे ये मसल जो होते हैं, वो हमेशा रिक्वायरमेंट में रहते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे डिमांड है, मुझे जरूरत है। और इस वक्त जैसे हम हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदरूनी चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो हमने जमा करके रखी होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इन द फॉर्म ऑफ मसल। तो उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आपके केस में अगर आप दुबले पतले हो जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका शुगर का कंट्रोल नहीं है, और आपका शरीर आपके मसल्स का ही यूटिलाइजेशन वो शुगर को इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, आपका खाना अच्छे से करेक्ट करते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, साथ साथ में हमारी जो पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होती है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयां होती है इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आपका वजन भी बढ़ सकता है, और आपका शुगर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। हमने बहुत ऐसे पेशेंट देखे हुए हैं कि जहाँ पे कृषक प्रमेही जिनका वेट कम हुआ है, वो दुबले पतले हो जा रहे हैं, तो उनका वेट लॉस रोक कर उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, और शुगर भी नॉर्मल हो जाती है। तो सर मैं आपको भी वही कहूंगी कि आप जहाँ पे भी है, तो वहाँ के नियरेस्ट सेंटर पे आप विजिट कीजिए, वहाँ के डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है मैडम। मैडम ये जलगांव में है क्या फिर अपना कहीं सेंटर? हाँ हाँ, हमारा क्लिनिक जलगांव में भी है, डॉक्टर महाजन वहाँ पे रहेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। ओके। किसी को भी कुछ और डाउट पूछने तो आप पूछ सकते हो। आप अगर ऑडियो पे नहीं पूछना चाहते चैट पे भी पूछ सकते हैं आपके डाउट। हेलो। आप हाँ। बोलिए फिर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे लगभग 5-6 साल से शुगर है और ब्लड प्रेशर भी है। एक स्टेंट भी बिठाया हुआ है। तो हम्म। बॉडी थोड़ी वीक तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बोन्स की तकलीफ ज्यादा हुई है। कभी शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर होता है, कभी टेल बोन की तकलीफ आती है, कभी नी में तकलीफ आती है। तो ये शुगर की वजह से होता है कि या कुछ कोई और है? अगर आप बोलेंगे कि
शोल्डर पेन होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मसल वीकनेस होता है तो उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर या फिर शोल्डर पेन होना ये बहुत ही कॉमनली दिखाई देता है हमें डायबिटिक पेशेंट में। टेलबोन में जो प्रॉब्लम आ रही है वहां पे अ, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। हाँ, तो टेलबोन में जो प्रॉब्लम आ रही है वहां पे माइट बी अनदर रीजन की कुछ अलग भी बातें हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, एक्सरसाइज प्रॉपर ना होने की वजह से ऐसे हो सकता है। तो ये दोनों भी चीजें एक आपके डायबिटीज से है, दैट इज फॉर श्योर। जो टेलबोन का है उसके लिए देखना पड़ेगा कि इसका बेसिक रीजन क्या रहेगा। तो ये टेलबोन का भी इलाज अपने यहाँ है? हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि ये बहुत बार एसोसिएटेड ही होता है अदर डिसीज के साथ में। ठीक है। तो ये लाल बाग एरिया में है क्लिनिक ना, माधवबाग में? लाल बाग एरिया में है। ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैडम अपनी जो दवाई है, हाय हेलो, हाँ, बोलिए। अपनी जो दवाई होती है मेडिसिन, ये फैटी लीवर वगैरह में भी वर्क करती है? सॉरी सर, कुछ ठीक से सुना ही नहीं दिया, आप वापस से जैसे कहेंगे? जो आपकी अपनी जो मेडिसिन वगैरह होती हैं ये अपने, ये फैटी लीवर वगैरह में, थायराइड वगैरह में भी उसमें आपका बेनिफिट होता है या ओनली फॉर डायबिटिक? नो नो सर, हमारी जो दवाइयाँ होती है ये डायबिटिक या हार्ट के लिए सिर्फ नहीं होती है। बेसिकली ये जो आपने बोला थायराइड है, फैटी लीवर है, इन चीजों में भी हमारी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से काम आती है। अच्छा, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है वैसे, क्या है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह? सर बेसिक प्रोसेस ये रहती है कि आपने सोनोग्राफी की होगी, आपको पता है कि लीवर फैटी बन चुका है, मतलब जैसे शरीर के ऊपर चर्बी बढ़ रही है वैसे ऑर्गन के अंदर बढ़ रही है, उस हम्म। ऑर्गन का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब मैं मेरे शरीर के ऊपर का लोड कम करूंगा, शरीर के ऊपर की चर्बी कम करूंगा, वैसे ही शरीर के अंदर के जो ऑर्गन के अंदर बैठी हुई चर्बी है वो भी कम हो जाती है। तो उसके लिए पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होती है, आपको डाइट दिया जाता है, कुछ दवाइयां रहती है जो आपकी फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए मदद करती है एक्चुअली लीवर। अभी हम डाइट ले रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक ले रहे हैं। लेकिन अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक में हम लोग एंटर करें, ऑब्वियसली क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान होने के भी चांसेस हमें थोड़े से लग रहे हैं। करेक्ट। तो बेसिकली आपकी जो फैटी लीवर की स्टेज रहती है, अगर आप आपका हेल्दी वे से वेट लॉस करवाते हैं, आपका अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और आपके लीवर को हेल्प करते हैं, तो आपका फैटी लीवर भी कम हो जाता है। और अगर जैसे आपका सेकंड वजन रेट में कम आया हो। था, हमने ना अभी सोनोग्राफी भी कराई थी और अभी फैटी लीवर फंक्शन का सोनोग्राफी 2 दफा कराई है। तो हम्म। उसमें हमारा तकरीबन 340 के अराउंड आया है। अ, आपका रिपोर्ट अपने वापस से बताएंगे? रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम हमने सोनोग्राफी कराई थी तो उसमें सेकंड लेवल आया था। हाँ, और फिर ओनली फॉर लीवर फंक्शन का ही सोनोग्राफी कराई है तो उसमें 340 आया है कंप्लीट। तो सर आपको ऑब्वियसली ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे कि फैटी लीवर जो होता है, एक हेल्दी लीवर इनिशियली, फैटी लीवर, माइल्ड फैटी लीवर, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर, एंड उसके बाद में लीवर सिरोसिस, मतलब उसके जो मसल्स होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो काम करना बंद करते हैं। तो अगर आप इस वक्त पे जो भी दवाइयां ले रहे हो उससे आपको कितनी हेल्प हो रही है वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अ, अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस और अभी के लिए, तो अगर आप अच्छी तरीके से आपका खाना, बहुत बार हम खाना बताते हैं, जैसे कि आपको खाना बताया गया होगा, डाइट प्लान दिया गया होगा, लेकिन वो आप कितने अच्छे से कर रहे हो इसके बारे में पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आपको डाइट बॉक्स ही दिया जाता है, आपकी ग्रोसरी ही कैलकुलेटेड फॉर्म में आपको दी जाती है, जिसकी वजह से जो जरूरी चीजें हैं वो आपके शरीर में 1000% जानी ही चाहिए, इसका वहां पे ख्याल रखा हुआ होता है। और जो अननेसेसरी चीजें होती है वो ना जाए, इसके लिए 100% ख्याल रखा जाता है। अगर हम आपके बारे में कहेंगे तो अगर आप अच्छे से वेट लॉस करेंगे तो आपकी फैटी लीवर भी इंप्रूव हो सकती है। और तो फैट लॉस, अब जहाँ पे फैट भी, लॉस के लिए क्या वो है अपना? हाँ वही कि हमारे पास अलग अलग
डाइट प्लान होते हैं, डाइट बॉक्स होते हैं, पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होती है, एक्सरसाइज होती है, दवाइयां होती है, इन सारी बातों का कॉम्बिनेशन करके आपको ट्रीट किया जाता है। और उसमें आप देखेंगे भी कि जैसे जैसे आपका वजन, जनरली हमें ये दिखाई देता है कि हर हफ्ते में आपका 1 किलो वजन विथ 1 सेंटीमीटर एब्डोमिनल गर्थ लॉस के साथ होते हुए दिखाई देता है। आपका वजन कम होना ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका पेट का घेरा कम होना, ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो कम होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। और वो होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप शुरू के दिनों में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका जो भी सोनोग्राफी है, वही अगर आप वापस से 3 महीने के बाद अच्छा वेट लॉस करके अगर करते हैं, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपका हार्ट बहुत अच्छे से सांस लेता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोगों को किस किस से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? सर वापस से आपके प्रोग्राम में वो जो लिंक रहेगी आपके नजदीक के क्लिनिक की, वो शेयर की जाएगी। हमारा क्लिनिक का लोकेटर का लिंक रहेगा, तो वो आप देखकर आगे जा सकेंगे। ओके फाइन। आप ठीक है जहाँ मैम, पे थैंक भी है यू। आपके नियरेस्ट क्लिनिक में आप विजिट कीजिए, वहां पे आपको बहुत हेल्प कर। ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ आपसे कोऑर्डिनेट, आप लोगों से कोऑर्डिनेट करने की। यस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अ, शायद किसी और को भी क्वेश्चन पूछना था। तो सबके डाउट अभी खत्म हो गए। ओके, पंडरी सर, आपको कुछ डाउट हेलो। पूछना? गुड इवनिंग डॉक्टर। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं डायबिटिक हूँ मैडम फॉर द लास्ट 10 years, हम्म। लेकिन मैनेज कर रहा हूँ कंट्रोल में, कभी कभी फ्लक्चुएट भी होते रहता है। सो 6 months बैक मेरे चेस्ट में थोड़ा कंजेशन मालूम हुए, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। हम्म। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने ईसीजी 2D को टेस्ट किया है, वो नॉर्मल ही है, और एक टीएमटी टेस्ट किया है, हम्म। ट्रेडमिल टेस्ट है। और ट्रेडमिल टेस्ट में जो है 80% ब्लॉकेज कुछ बताया है, हम्म। लेकिन डॉक्टर ने कहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करने के लिए बोला, और थोड़ा मेडिसिन भी दिया है, और एक्सरसाइज करने के लिए बताए थे। मैं तो रेगुलर वॉकिंग करता हूँ, फिर भी थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइजेस बताए, वो मैं कर रहा हूँ अभी। और इस बीच में मैं माधव प्राश का एक देखा है, तो वो यूज कर रहा हूँ द लास्ट 1 month। हम्म। सो ये माधव प्राश मुझे हेल्प करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए? हाँ सर, माधव ब्रश आपको हेल्प करेगा। साथ हम्म। साथ में आपको जो आपके हार्ट को डैमेज करने वाली चीजें आपके शरीर में ऑलरेडी है, हम्म। उनके बारे में भी आपको एक्शन लेना जरूरी रहेगा। जैसे अच्छा। कि आपके शरीर के अंदर शुगर है, जो आपके पिछले 10 साल से आपको हम्म। हम्म। आपका साथ दे रही है, कहूंगी मैं। तो हाँ। अभी उसके लिए सिर्फ दवाइयां ना करते हुए आपको आपके खाने में भी बदलाव करना जरूरी रहेगा। हम्म। जो कंसेशन है, जो टीएमटी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आई थी, तो ये हम्म। सारी चीजें बता रही है कि आपके हार्ट की रिक्वायरमेंट और आपके हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई ये मिसमैच हो रहा है। तो हाँ। उसको बढ़ाने के लिए हमें दो जगह पे काम करना जरूरी है। जो फ्लो जहां से हो रहा है, वो जो ब्लड वेसल है, वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो रही है, वहां का फ्लोइंग एरिया अगर कम हो रहा है, तो वहां का इन्फ्लेमेशन हमें कम करना जरूरी है। जो ओके। पिछले 10 सालों की वजह से, जो डायबिटिक होने की वजह से जो डैमेज हो रहा है, वहां पे हमें काम करना जरूरी है। और दूसरी बात रहेगी कि कंजेशन के साथ में इन फ्यूचर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो, मतलब हार्ट अटैक ना आए, वहां पे आपकी कार्डियक स्ट्रेंथ अच्छी रहे, उसके लिए आप माधव प्राश के साथ में अगर और कुछ चीजों की हेल्प लेते हैं, तो वो आपको ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि अभी हम आपके प्रॉब्लम को वहीं पे छोड़ रहे हैं कि 80% ब्लॉक है, लेकिन आपका जो कंजेशन है, आपकी जो टेस्ट पॉजिटिव है, उसे हम नॉर्मल पे नहीं लेकर जा रहे हैं। तो वो अगर आप करवाते हैं, तो आपको वो माधव प्राश 100% रिलीफ दे सकता है। तो दिस हेलो। नेटवर्क इश्यू हुआ था मैडम, या
आप एम आई ऑडिबल मैडम? यस यस। हाँ हाँ बताइए। ओके, आपने सुना नहीं क्या? या वो बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यू ओके है था, ठीक तो है, मैंने दैट्स नहीं गुड। सुना है। सर मैं आपको बता रही थी कि अगर कंजेशन हुआ था, आपकी टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आई थी और आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने ये बताया हुआ है कि 80% ब्लॉकेजेस है और साथ हाँ। में आप डायबिटिक हो, तो मैं कहूंगी कि माधवप्राश हमें हेल्प तो करता ही है, लेकिन डायबिटिक होने की वजह से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत हो सकती है। तो आपका जो भी स्ट्रेस टेस्ट का रिपोर्ट है उसका अगर आप प्रॉपर एनालिसिस हमारे डॉक्टर के साथ करवाते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे कि इस प्रॉब्लम से ही आपको बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके ओके ओके, सो आई हैव टू कंसल्ट माधव बाग। हाँ, क्योंकि यस, क्योंकि कैसे बात है, अगर आप डायबिटिक नहीं होते तो हमारा माधव बाग आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता विदाउट एनी अदर हेल्प। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल से डायबिटिक हो तो अंदरूनी जो भी डैमेजेस हो चुका है वो सिर्फ आपको एक छोटी सी हेल्प के साथ में नहीं होगा। मतलब ओके व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस दैट आर नॉट मैचिंग विथ देमसेल्फ। या तो वहां पे अगर आप थोड़ी और एक्स्ट्रा हेल्प लेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए माधव बाग आपको हेल्प करेगा। ओके। तो आपने जो भी टेस्ट किया हुआ है टीएमटी, उसका एनालिसिस एक बार वापस से कीजिए, आपके प्रिकॉशन के लिए हमारे डॉक्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। और जो माधव प्रयास आप ले रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए। या पिछले 1 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यस, तो हमारे क्या जो माधव प्रयास के रिजल्ट है उसका हमने एनिमल रिसर्च भी करवाया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई दिए हैं। तो वो आप रखिए और साथ साथ में एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपके नजदीकी क्लिनिक में जाके कंसल्ट करवाइए। हैदराबाद में है ना सेंटर? हैदराबाद। यस। हाँ। ओके, थैंक हेलो। हेलो। हाँ बोला, बोलिए सर। हाँ, माझा आवाज येतो ना? हो। मॅम ॲक्च्युली मला फ्रॉम लास्ट 3 इयर्सपासून बीपी सेल्सिस आहे. 2020 मध्ये मला बीपी डायग्नोज झाला. जस्ट एक थोडं हार्ट चेस्ट पेन होत होतं, तर मला वन डे आयसीयू मध्ये ऍडमिट केलं. तर तिथं डॉक्टरने सांगितलं की बीपी वॉज 160. त्याच्यानंतर मला पिल्स चालू केल्या, 25 mgच्या पिल्स होत्या. एक पहिल्या आठवड्यात मला इकोस पिल्स चालू केले, एक आठवड्यानंतर ती इकोस पिल्स बंद केले आणि हा 25 mg मेटा जे आहे एसीएमआरबी ती पिल्स चालू केली. तर ते त्याच्यानंतर मी डॉक्टरकडे गेलो नाही, मी कंटिन्युअसली त्या पिल्स चालूच ठेवले आतापर्यंत. तर कधी कधी काय होतं, माझं चेस्ट जरा हेवी वेट वाटतं, माझं नाही का भारी वाटतं चेस्ट थोडं, म्हणजे चेस्टच्या पाठीमागे थोडा सडनली असं निगेटिव्ह थिंकिंग का असं डोक्यामध्ये आलं, तर एकदम नर्वस वाटतंय, अंग एकदम गळून जातं आणि असं वाटतं की मला काय होतंय का सडनली. तर मला तेच कन्सल्ट करायचं की दिस इज एनी रिझन फॉर माय हार्ट और हॅलो. मॅम तुमचा नेटवर्क इश्यू आहे का? तुम्हाला जो आपको सुना है आवाज येतो मॅडम? हेलो, आवाज येतो मॅडम? येस, तुमचा आवाज येत आहे सर. हा मॅम, माझं कळालं का, म्हणजे मी जे सांगितलं असं म्हणजे आवाज आला तिथपर्यंत बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू. हॅलो. हॅलो. 1 मिनिट सर, मॅमचाच मेबी नेटवर्क इश्यू आहे. हेलो, हा, येस मॅम, एवढा आवाज येतो. हेलो. येस मॅम, आता येतो तुमचा आवाज. हॅलो. ऐश्वर्या, माझा आवाज येतोय? येस, येतोय आता. हो येतो मॅम, येतो. सर मी जेवढं तुम्हाला समजू शकले
जो आप कर रहे हो कि आपका बीपी बढ़ा हुआ था, उस वक्त आपको इनिशियली इकोस्प्रिन दिया गया, फिर मेट एक्सेल करके गोली थी, वो उसका 25 का डोज दिया गया। आगे के बारे में मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई हूँ आपको, क्या आप रिपीट करेंगे? हाँ मैम, तो फर्स्ट लास्ट हाँ सर, आपका 3 साल आवाज बहुत पहले ही कम आ रहा है। आवाज आ रहा है अभी मैम? बहुत ही कम है, मतलब नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। 1 सेकेंड मैम, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ, अभी आ रहा है आवाज मैम? अ, हेलो, मुझे आवाज आ रही है। नहीं आ रहा? आप मुझे बताएंगे? हाँ, आप बताइए, मैं मैम को बताती एक्चुअली मैम क्या हुआ था, लास्ट 3 इयर्स बैक मुझे बीपी। हूँ। सर, आपका आई गेस नेटवर्क इशू है, तो आप चैट पे भी टाइप करके बता सकते हो। सडन से मेरे चेस्ट पेन हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो वी कैन कनेक्ट टू मैम। हेलो, सर, तुमचा आवाज येत नाहीये, तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा टाईप करून सांगू शकता, त्यामुळे आपल्याला कळेल ऍक्च्युली तुम्हाला काय म्हणायचं, कारण की नेटवर्क इश्यूमुळे तुमचा आवाज काहीच येत नाही। तब तक किसी और को कुछ और सवाल पूछने तो आप पूछ सकते हो। ओके, शायद सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये जैसे मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड है और फैट भी है, तो ये मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, कहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है? आप कहाँ रहते हो मैम? गाजियाबाद। ओके ओके, तो हमारा वहाँ पे क्लिनिक अवेलेबल है। मैं आपको ग्रुप पे एक लिंक सेंड करती हूँ, या फिर अगर आपको लिंक से भी अगर दिक्कत आ रही है लोकेशन ढूंढने में, तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो एडमिन का जो नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, आपको मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी, और उसके साथ आपको क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। नहीं, मेरे को इतना करना नहीं आता है, थोड़ा सा बच्चों ने सिखा रखा वो ये आता है, तो मेरे को ना फोन नंबर। ओके ओके, चलेगा। आप एडमिन के नंबर पे सिर्फ हाय भेज दो, आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगी क्लिनिक का। तो एडमिन के नंबर पे कौन सा एडमिन का नंबर है? आप अभी जिस ग्रुप में ऐड हो, उसमें जो हाँ। एडमिन लिखा है नंबर पे के सामने, उस नंबर पे जाके क्लिक कीजिए, और आपका मतलब वो चैट ओपन हो जाएगी, तो उस पे सिर्फ हाय करना है आप। नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा, इस नंबर लास्ट में 63 और 61 है, उस नंबरों पे मैंने मतलब वॉइस आवाज लिखना नहीं आता, वॉइस आवाज में भेजा है मैंने कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये वो भी भेजा है मैंने, ओके तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके ओके, तो आपको उस पे रिप्लाई मिल जाएगा मैम, डोंट वरी। बस ये आया था रिप्लाई इतना कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ और ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये बोला था, तो कोई उसका नहीं आया मेरे को। ओके, और तो आप मैडम बताएंगी मतलब कितने दिन का कितना और कहाँ पे मतलब कितना खर्चा वगैरह आता है और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? ओके, तो हमारे यहाँ पे सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो है, मतलब इशू होते हैं हार्ट से रिलेटेड। अगर आपको कुछ हार्ट की तकलीफ है, या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, आपका वजन ज्यादा है, या फिर आपको अस्थमा का इशू है, कुछ जॉइंट पेन का इशू है, तो इन सारी तकलीफों का इलाज हमारे यहाँ पे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा। हमारे यहाँ पे कस्टमाइज डाइट किट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो कैलोरी मेंटेन डाइट किट होता है, उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज के बारे में भी गाइड करते हैं। और अगर आपको जो
आप सबका जो डाउट है चार्जेस का और ड्यूरेशन का, तो ये मतलब जो समय लगता है ट्रीटमेंट का, तो 90 दिन 30 to 90 डेज का ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का। और जो चार्जेस है वो वैरी करते हैं आपके, मतलब आपकी तकलीफ कितनी ज्यादा है, आपको क्या सिम्टम्स है, और उसके साथ साथ आपकी ब्लड रिपोर्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और उस पे आपके चार्जेस हेलो, डिसाइड होते हैं। मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड और नी में पेन है और बर्न फैट भी है। ओके, तो आप हमारी नजदीकी क्लिनिक में जाइए जरूर, तो आपको डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कितना समय लगेगा ठीक होने में और कितना खर्चा आ सकता है इस सारी ट्रीटमेंट। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। अभी आ रही है आपकी? हाँ, हल्की आवाज आ रही है। ओके, आपका नंबर, हाँ मेरे पास, आपका नंबर बताइए। हाँ, 921। 921। हाँ, 32। 32। हाँ बताइए आगे। हाँ, 921 32 70 ओके 923। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको कॉल आ जाएगा मैम, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड मैम, ये अपनी सर्टिफाइड लैब है, वो है पंचकर्मा? यस यस, सर्टिफाइड है और रिसर्च बेस्ड सारी ट्रीटमेंट है। आपको रिसर्च पेपर्स भी हमारे अवेलेबल है, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगी, आप वो रिसर्च पेपर को देख सकते हो कि इतने सारे लोगों का सच में रिवर्स हुआ है, हार्ट ब्लॉकेजेस भी रिवर्स हुए कम्प्लीटली, डायबिटीज भी रिवर्स हुआ है, ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो भी रिवर्स हो जाता है। तो चार्जेस अकॉर्डिंग टू मेडिसिन के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं, एम आई राइट? चार्जेस ये रिलेटेड टू आपका मतलब कितना टाइम लगेगा, आपकी डिजीज की सीवियरिटी कितनी है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं चार्जेस। ओके फाइन, चलिए मैम ठीक है। तो ये सेंट्रल दिल्ली में आसपास कहाँ पे है, जरा एक दफा एड्रेस प्रिस्क्रिप्शन में आप भेज दीजिएगा तो हम लोग यस देखते यस हैं फिर विजिट करके। यस। कंसल्टेशन चार्जेस के, कंसल्टेशन भी कोई चार्जेस हैं आप लोगों के वहाँ हाँ, पे विजिट के? हमारे कंसल्टिंग चार्जेस सभी क्लिनिक्स में 350 रुपीज है, और ट्रीटमेंट के चार्जेस वैरी करते हैं आपके रिपोर्ट्स पे। ओके, 350 रुपीज चार्जेस हैं। यस। ठीक है मैम, फाइन, थैंक यू। ओके, तो अभी सबके अगर डाउट्स खत्म हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। और सबको ये कॉमन डाउट था कि जो अर्चना मैम का क्लिनिक कहाँ है, तो अर्चना मैम का क्लिनिक चिंचवड पुणे में है। तो अगर कोई वहां पे रह रहा है, ये मतलब जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनमें से अगर कोई पुणे में है तो वो आप विजिट कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको मैम से ही कंसल्टिंग करनी है तो आप ऑनलाइन कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। मैम के ऑनलाइन कंसल्टेशन क्या चार्जेस हैं? सेम ही है। ओके, ठीक है मैम। ओके, तो हम अभी सेशन खत्म करते हैं। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन वो दिनेश जी को पूछना था कि उन्हें लास्ट 3 इयर्स से बीपी की हाँ, लास्ट 3 इयर्स से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। पहली बार जब वो एडमिट हुए थे तब उनका बीपी 160 था, और वो हॉस्पिटलाइज थे कि एक दिन के लिए सिर्फ। उसके बाद उन्हें इकोस्प्रिन 1 वीक के लिए और 25 mg काय ले रहे थे डॉक्टर, हेलो मैम। काय ले रहे हैं। हाँ, ये अर्चना मैडम का फोन नंबर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, उनसे बात कर लूंगी। जी जी जरूर जरूर। ओके, और गाजियाबाद का भी ठीक है। जी ये सर, फोन कब तक आएगा मेरे पास? आज शाम तक, नहीं तो फिर कल डेफिनेटली आ जाएगा। हाँ, नहीं, मैं एक जगह और मतलब बात कर रही थी ट्रीटमेंट की, तो आज शाम तक करा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है चलेगा मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो ठीक है मैम, तो अभी सबके सवाल तो खत्म हो गए, तो हम सेशन आज का खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतने अच्छे से बताया कि कैसे हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, फिर भी अगर हम हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रखे, हमारा खान पान अच्छा रखे, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहे, तो इन सारी चीजों से भी हम कंप्लीटली रिवर्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप सभी का भी शुक्रिया, आप सब टाइम निकाल के हमारे इस वेबिनार से जुड़े। थैंक यू सो मच।
बाय बाय। थैंक यू।